प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं आपका विशाल सर। 2 फरवरी 2026 को होने वाली वार्षिक परीक्षा की घड़ियां नजदीक हैं। आपके बहुत कम दिन बचे हुए हैं परीक्षा होने में। तो प्यारे साथियों, आपके सामने टेंशन था। आप हमसे कॉल करके, मैसेज करके, लाइव चैट में भी आप ये कह रहे थे सर ग्राफ की एक क्लास लाइए। तो आज वो क्लास आ चुकी है प्यारे साथियों। आज वो क्लास कुछ बार बार आने वाले अति महत्वपूर्ण ग्राफ पर होगी। मैं यहां पर ग्राफ को बनाना सिखाऊंगा कि वो क्यों और कैसे बनते हैं, एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। तो आप पूरे क्लास में बने रहें। ये 5 ग्राफ आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अब आपका डर होगा खत्म, आपका इंतजार भी हो रहा है खत्म। तो भाई, नए साल की नई शुरुआत में हम आपको ये ग्राफ दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। आपका प्यार हम चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना एक दिल छोड़ करके तब जाएं कि सर बहुत अच्छी लगी। और जिस टॉपिक पे भी और भी आपको ग्राफ चाहिए, फार्मूले चाहिए या कुछ और भी चाहिए इकोनॉमिक्स में, तो आप विशाल सर के साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को राम राम, राधे राधे। प्यारे छात्रों, सबसे पहले है लाभ अधिकतमीकरण और संतुलन वक्र। कहां पर संतुलन बिंदु डिसाइड किया जाता है, वो भी पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं प्यारे साथियों, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। साथ ही साथ दूसरा ग्राफ होगा पीपीसी कर्व का, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। तीसरा ग्राफ हमारे पास होगा आईसी वक्र, इनडिफरेंस कर्व का, अनधिमान वक्र का होगा। फिर इसके बाद में हम लोग मांग वक्र का की बात करेंगे, डिमांड कर्व की बात करेंगे। और हमारा 5वां जो ग्राफ होगा वो सप्लाई कर्व होगा, पूर्ति वक्र होगा। तो प्यारे साथियों, ग्राफ के प्रकार में हम इन कुछ ग्राफ को यहां पहली वीडियो में समर्पित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई लाभ अधिकतमीकरण को हम कैसे समझ सकते हैं। लाभ अधिकतमीकरण एवं संतुलन मूल्य। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जरा समझो। आप कह रहा है भैया यहां पर आप y को बनाते हो, ये आपको पहले से पता है, और यहां आपका x एक्सिस होता है। ठीक है जी, यहां y होता है और इस y को दिखाने के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, कीमत हो जाती है। ठीक है जी, आराम आराम से बनाएंगे, टाइम लेके बनाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में आपको सब कुछ समझ लेना है। तो ये P हो गया, प्राइस हो गया। यहां पर हम क्या लिखते हैं, क्या आप बता पाओगे? ये जहां पे ज्वाइंट होता है उसे मूलबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे मूलबिंदु कहते हैं। इस रेखा पर अभी विचार न करो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, x और y को आप बना लो। ठीक है जी, हो गया होगा। यहां पर हमारे पास स्पेस नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, इसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की मात्रा होती है, प्रोडक्शन होता है। इसे भी पी से लिखते हैं, लेकिन उत्पादन की मात्रा। अब बात यह आती है कि आप इसे समझो, हम यहां लाभ अधिकतमीकरण नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि फर्म को लाभ कब होता है, और अगर वह परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है तो किस तरीके से कर्व बनेगा, कब उसे घाटा लगता है। बात यहां से शुरू होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब भी एमसी कर्व, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही हो, उसका कर्व गिर रहा हो, और ऐसे गिरते समय मतलब है कॉस्ट ज्यादा हो जाए, और कॉस्ट ज्यादा होने में क्या हो जाएगा, एमआर कम हो जाएगा, और एमआर के कम होने पर अब क्या होगा, उत्पादन क्या फर्म करेगी, तो आप कहोगे नहीं करेगी। इन्हीं बातों को हम यहां पे दिखा रहे हैं कर्व की सहायता से। बात यह होती है कि लाभ अधिकतमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, क्या कहता है भैया, कि एमसी कर्व एमआर को नीचे से काटे। क्या कहता है, एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटे। अब आप क्या एमसी एमआर को बता रहे हो, ये जो लाइन खींची गई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर, ये कौन सी लाइन है, क्या आप समझ सकते हो? आप बता सो, आपको पढ़ाया है हमने। ठीक है जी, तो यहां पर एक एमसी वक्र हम लोग डालना चाहेंगे, लेकिन हम ये पहले से मान लेते हैं कि एक फर्म है और फर्म अपना उत्पादन इस तरीके से Q1 करती है। जब ये इतना उत्पादन कर रही होती है तो ऐसे समय में इसका एमसी वक्र क्या हो जाता है भैया, अगर हम एमसी कर्व की बात करें
तो ये ऐसे आपको यहां ऐसे गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस समय MC हमारा क्या हो जाता है, इस बिंदु तक यहां MC जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है ज्यादा है और MR कम है, और ऐसे समय में फर्म को क्या होता है, घाटा होता है, घाटा की स्थिति होती है। ठीक है, और घाटे की स्थिति में अब उत्पादन फर्म क्या करेगी, अब उत्पादन बंद कर देगी। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहां आप समझते चलो, आपको लिखना नहीं है, आपको इतनी बातें ही नोट करनी है। ये आपका MC कर्व है, और ये तब तक, अब ये Q1 उत्पादन करने से काम चलने वाला नहीं है, अब ये उत्पादन को बढ़ाएगी, और ये देखते हैं कि कब तक बढ़ा सकती है। अगर मैं कहूं कि ये उत्पादन थोड़ा सा बढ़ करके और कितना हो जाए, Q2 उत्पादन करें, ठीक है, और Q2 उत्पादन करने पर क्या लाभ अधिकतमीकरण का वो क्या जो शर्त है वो शर्त क्या पूरी हो रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहां एक ऐसा बिंदु मिलता है, मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु A था जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे थे, यहां पर क्या हो गया, यहां क्या हो गया, यहां MR ज्यादा हो जाता है, MC कर्व कम हो जाता है। ये इस A बिंदु के बाद, लेकिन A बिंदु से पहले MC ज्यादा है, MR कम है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, MC कम होता है, MR ज्यादा होता है। और यहां तक की स्थिति जब तक B बिंदु ना आ जाए तो ये लाभ के स्थिति में रहता है कोई फर्म। लेकिन क्या इस B बिंदु के बाद भी उत्पादन जारी रहेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं जारी रहेगा, क्योंकि फिर वही स्थिति आ जाएगी भैया, क्या हो जाएगा, MC फिर बढ़ जाता है, MR यहां फिर कम हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। तो यह दो बातें हमारे समझ में आ गई कि जब भी MC ज्यादा हो, MR कम हो, तो घाटे की स्थिति होती है, ऐसे में उत्पादन फर्म बंद कर देती है। पहली बात जो कर्व से हम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या करे फर्म कि उसका घाटा न हो, लाभ हो, और तो इसमें एक ही बात है कि Q1 उत्पादन ना करके Q2 उत्पादन पर बल दिया जाता है। वो Q2 उत्पादन, ये Q2 है, उत्पादन किया। अब इसमें जैसे जैसे इसने कॉस्ट बढ़ाने की बात की तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, कम लागत आई, और जबकि मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ये पूरी की पूरी स्थिति को आप इसको आइडेंटिफाई करके आप ऐसे कह सकते हो, ये लाभ अधिकतमीकरण को दिखा रहा है। इतना दौर A बिंदु से B बिंदु तक Q1 उत्पादन को बढ़ा के जब Q2 किया जाता है तो। ठीक है जी, अब यहां पर दूसरी बात भी आ गई कि भाई ये रेखा कौन सी है, तो ये आप P कह सकते हो, P को आप MR भी कहते हो। ठीक है, और इसी MR पर कौन, MC भी बराबर हो जाती है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, जिस B बिंदु पर ये दोनों लोग मिल रहे हैं। ठीक, अगर ये MR बराबर हो रहा है, MC बराबर हो रहा है इसी बिंदु पर, तो आई होप AR भी बराबर होगा। ठीक, अब आप कहोगे सर AR कैसे बराबर होता है, तो क्या आपको वो सूत्र याद है जिससे हमने AR बराबर किया था। AR इक्वल टू क्या होता है, TR अपॉन Q। TR में क्या होता है, P इंटू Q, और Q ऊपर था, Q नीचे है, दोनों कट जाएगा, तो आपके सामने क्या आ जाएगा भाई, आपके सामने क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, इसीलिए P भी बराबर हो जाएगा आपके। ठीक, तो ये कहानी पूरी की पूरी चलती रहती है। अब यहां तक का उत्पादन हुआ, और इस कंडीशन में जितनी बातें मैंने कही, यहां पर जब दूसरा बिंदु आएगा तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे भैया, इस बिंदु को कहेंगे कि MC इज लेस देन MR, देन लाभ होता है दूसरा चरण। ठीक, तो उत्पादन बढ़ता है। ठीक, उत्पादन बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर तीसरा बिंदु ये आ जाता है जिस बिंदु का डिस्कशन हमने अभी किया, ये तीसरा पॉइंट है, ये मध्य का पॉइंट है। जब तीसरा चरण होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब MC MR के बराबर हो जाए, तो इस बिंदु के बाद, ठीक है, B बिंदु के बाद फर्म उत्पादन बंद कर देता है, फर्म उत्पादन बंद कर देता है। क्लियर है, क्योंकि ये अधिकतम लाभ की अवस्था दिखाई देती है।
ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे हम बनाते हैं कर्व, ठीक है। और ये प्राइस को इंडिकेट करती हुई रेखा है, शायद अब आप समझ गए होंगे। इसे हम एक जगह पे और आपको बताना चाहेंगे। हम आपसे कह रहे थे जब हम AR निकाल रहे होते हैं तो ये क्या होता है, TR अपॉन Q होता है। TR क्या होता है, P इंटू Q के मल्टीप्लाई होता है, जितने प्राइस होती है और जितनी क्वांटिटी हम बेच दिए होते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर। Q पहले से था, Q को Q से हमने कैंसिल कर दिया, इसीलिए हमने कहा AR इक्वल्स टू हो जाता है P के, ठीक है। AR इक्वल्स टू हो जाता है P के, तो AR और P बराबर है और MR MC तो अपने आप बराबर हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से लाभ अधिकतमीकरण का ग्राफ आपको समझ में आ जाता है और P बिंदु पर संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है। यही वह मूल्य होता है जिसके बाद उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि फिर वही घाटे वाली स्थिति आ जाती है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो बी बिंदु पर फर्म संतुलन की प्रवृत्ति रखती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़े, अब है उत्पादन संभावना वक्र। क्या है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन का मतलब ही हुआ कि यहां उत्पादन की बात की जा रही है, लेकिन समस्या आ गई कि केंद्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है सर, तो प्रॉब्लम बेटा है, पहली प्रॉब्लम है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरी प्रॉब्लम है कितना उत्पादन किया जाए, दूसरी प्रॉब्लम में है कि कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा है कितना किया जाए और इसका वितरण कैसे किया जाए। तो पहली समस्या का निदान क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखा रहा है। मतलब सीमित संसाधनों की स्थिति है और हमारी जनसंख्या चूंकि बढ़ रही है तो हमारे पास असीमित आवश्यकताएं हैं, मतलब इच्छाएं हैं, मांग है। तो सीमित संसाधन और असीमित इच्छा के बीच जो संतुलन का कार्य करता है वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दो वस्तुओं के उत्पादन को दिखाने के लिए और सीमित संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करता हुआ ये कर्व है, और इस कर्व में हम दो वस्तुओं को मानक मानते हैं, ठीक है जी। दो वस्तुओं को मानक मान करके चयन की समस्या को, क्या उत्पादन किया जाए कैसे उत्पादन किया जाए, को दूर करने का प्रयास करते हैं। आइए अब देखते हैं ये क्या है। तो ये हमने दो बना रखे हैं, वैसे ही जैसे अभी इससे पहले वाले ग्राफ में मैंने देखा, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। हम किसी भी वस्तु का जितना उत्पादन करना चाहेंगे, ठीक है जी, उस पर उतना ही हम क्या लगा देंगे, संसाधनों को लगाएंगे। क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है तो हमने वाई का प्रोडक्शन करना चाहा और वाई का प्रोडक्शन हमारे पास कुछ इतना रहा, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींच दी, और इस समय हमारा एक्स का उत्पादन कम है, वाई का उत्पादन बढ़ा हुआ है। लेकिन यदि हमको यक्स वस्तुएं ज्यादा चाहिए तो हमको यक्स वस्तुओं के उत्पादन के लिए सारे संसाधनों को यहां से यहां शिफ्ट करना होगा, वाई का उत्पादन घटाना होगा, वाई का उत्पादन घटा करके ही हम यक्स का उत्पादन ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी होगी बेटा, कि आप एक चीज ये देख रहे हो, दोनों वस्तुएं हैं, पहली बात, दो वस्तुओं एक्स और वाई के चयन की ही बात है। अगर इसका हम आलोचना करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो इसमें दो ही वस्तुएं क्यों मानी गई हैं, ये उसका आलोचनात्मक विवेचन है। लेकिन हमको यहां सिर्फ विशेषता, इसकी परिभाषा और इसकी मान्यताओं पर ही ध्यान खींचना होगा, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं, यहां दो वस्तुएं मानी गई, जिस मात्रा में इस वस्तु को का उत्पादन हम कम कर रहे हैं तो उसी मात्रा में यहां संसाधन भी कम हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, उसी मात्रा में उसी अनुपात में हम इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्या कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, जितना कम उतना ही ज्यादा, मतलब जितना त्याग उतने की प्राप्ति को कौन सा सिद्धांत कहते हैं, कौन सा नियम कहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता दो, ठीक है जी। चलिए, अब ये दो बिंदुएं हमको जो मिल गई हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम यहां पे प्राप्त कर रहे हैं, यहां पे इन दोनों बिंदुओं को ही हम एक कर्व की सहायता से ऐड करने का प्रयास करेंगे, और जो कर्व इसे ए बिंदु पर और बी बिंदु पर ऐड करता हुआ दिखाई देता है, इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, ठीक है जी। चलो भाई, तो हमारा ए बिंदु और बी बिंदु क्या दिखा रहा है, अधिकतम उत्पादन को दिखा रहा है,
तो ये एक ऐसा कर्व जिस पर अनगिनत बिंदु दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन को सीमित संसाधनों की सहायता से दिखाने का प्रयास करता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है जी। यह कर्व चयन की समस्या को दूर करता हुआ दिखाई देता है। यह कर्व सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करके अधिकतम उत्पादन की बात करता है। उत्पादन, सबसे उत्पादन याद रखना, यह मैं विशेषता बता रहा हूं। यह कर्व अगर अंदर की ओर है बेटा, अगर यह अंदर की ओर शिफ्ट कर जाए तो यह संसाधन का बेहतरीन उपयोग नहीं दिखाता है। ठीक, मतलब अकुशल संसाधन है। हो सकता है पुरानी तकनीकी हो सकता है कच्चा माल ही उपलब्ध न हो, ठीक है, या मौसमी खराबी हो, या मंदी भी हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर यह कर्व अपने से ऊपर की ओर बढ़ता जाए, कोई बिंदु यहां पर हो जाए, तो ये बेहतर उत्पादन, कुशल प्रबंधन की बात करता है, इसे इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। तो दो विशेषताएं मैंने अंदर और बाहर पॉइंट से बता दी। मान लो अंदर की तरफ कोई जी पॉइंट था और बाहर की तरफ कोई पी पॉइंट था, तो ये पी पॉइंट अधिकतम उत्पादन की बात करता है, कुशलतम उपयोग की बात करता है, कुशलतम प्रबंधन की बात करता है। अंदर की ओर जो जी पॉइंट है बेटा, वह क्या करता है, वह कम उत्पादन, अकुशल प्रबंधन की बात करता है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये किस तरीके से दिखाई देता है बेटा, तो ये कर्व कॉनकेव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कॉनकेव। इसको अवतल कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, लेकिन आपको यहां पे अवनतोदर देखने को मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे एक और शब्द आपको मिलेगा, एक शब्दावली और मिलने वाली है, एक शब्दावली और मिलेगी जिसको नतोदर कहते हैं। क्या कहते हैं, नतोदर। मतलब हम जब यहां से देख रहे हैं तो हमको ये खाली हुआ स्थान दिखाई देता है, मतलब ये गहरा है। ठीक, इसीलिए इसको नतोदर कहते हैं ना हिंदी में अवनति। ठीक, उन्नति तो उठा हुआ, मतलब आपके जीवन में क्या है, मतलब समृद्धि आ रही है। अब जब आप कहते हैं अवनति, इसका मतलब गर्त आ रहा है, तो ये झुका हुआ कर्व आपको अवनतोदर शब्दावली से भी आप पकड़ सकते हो। ये पूरी की पूरी बातें आपके सामने रही। लेकिन अगर आपसे कहें यह कर्व झुका हुआ क्यों होता है, बाएं से दाएं ओर ये झुकता हुआ या झुका हुआ दिखाई देता है, तो ये बढ़ती अवसर लागत के कारण होता है। ठीक है, झुकाव का कारण क्या है, अवसर लागत। मैंने कहा था ना कि जिस मात्रा में कोई वस्तु का त्याग किया जा रहा है, उसी मात्रा में दूसरे वस्तु को प्राप्त किया जा रहा है। ठीक, खोया हुआ अवसर, तो यहाँ अवसर लागत हमारे पास बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी विशेषताओं पर भी हमने चर्चा कर दी है। हो गया भाई। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपका तीसरा कर्व आ जाता है जिसको हम कहते हैं अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र, आप जानते हैं गोसेन के दो नियम दिए गए गोसेन के द्वारा, उसमें उपयोगिता को लेकर के चर्चा की गई थी। पहला नियम कहता है गोसेन का कि उपयोगिता ह्रास का नियम, और दूसरा कहता है समसीमांत उपयोगिता का नियम। जब समसीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या की गई दूसरे नियम की, तो बात कही गई कि अगर वस्तुओं की संख्या हम ऐसी रखें बजट सेट में अपने, अगर एक कोई विवेकशील उपभोक्ता है कि वह ऐसी वस्तुओं का चुनाव करे जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक, तो वो कुछ ऐसी वस्तुएं छोड़ता है और कुछ वस्तुएं ऐसी ग्रहण करता है। तो जो छोड़ने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वह भी डिपेंड करती है कि उसका अनधिमान ज्यादा हो, मतलब उसको संतुष्टि उन वस्तुओं से ज्यादा मिले। अब यही वस्तुओं का छोड़ना और वस्तुओं को ग्रहण करना, कुछ वस्तुएं छोड़ देना जिनसे कम उपयोगिता थी, कम संतुष्टि थी, जिन्हें ग्रहण किया जा रहा है उनसे अधिकतम संतुष्टि है, इसी को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। अब उसी नियम की व्याख्या करता हुआ हमारा ये ग्राफ है जिसे हम प्रतिस्थापन
या अनधिमान वक्र कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसे उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए, तो अब ये वक्र जहां पर अभी पीपीसी कर्व अधिकतम उत्पादन की बात कर रहा है, यह कर्व अधिकतम संतुष्टि की बात करेगा। उन वस्तुओं को हम सेलेक्ट करते हैं जिससे हमको अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है जी, तो यहां हमारा y पॉइंट बन जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, और यहां हमारा x एक्सिस हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। ठीक है जी, आइए हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर y वस्तुओं की कुछ मात्रा को हम यहां पसंद कर रहे होते हैं और उसको हम यहां पर, ध्यान रखना ये सेम पीपीसी कर्व की तरह बनता है। ठीक, तो x वस्तुओं की हम मात्रा को कम पसंद कर रहे होते हैं। मान लो ये हमारा एप्पल है, सेब है, और सेब का हम इतना वस्तु पसंद कर रहे हैं, इतने मात्रा पसंद कर, लेकिन केले की मात्रा हो सकता है किसी को ना पसंद हो, x पे केला है। लेकिन जब भी हम इस मात्रा को बढ़ाते हैं, किसकी, दूसरे वस्तु की मात्रा को, तो हमको यहां पर इतने वस्तुओं की मात्रा को थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसे हम त्याग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसे त्याग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये त्यागी गई मात्रा है, ये y डैश हो गया। अब इसकी जितनी मात्रा हमने त्यागी उसी हिसाब से हमने दूसरे की मात्रा बढ़ा दी, तो यहां हमारे हो सकता है कि जो बनाना खाने वाले लोग हों, केला पसंद करने वाले लोग, वो आज केले की मात्रा बढ़ा देंगे और सेब की मात्रा कम कर देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, मतलब ये किस वस्तु को ज्यादा पसंद कर रहे हैं डिपेंड करेगा कि इनकी रुचि क्या है और इनको अधिकतम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है। तो अब हमको दो बिंदु प्राप्त हो गए, जो कहीं ना कहीं, एक तो हमको ए बिंदु प्राप्त हुआ, एक बी बिंदु प्राप्त हुआ। तो इस कर्व को, ये कर्व जहां पर इन दोनों को मिला रहा होता है उसे ही इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, मतलब ए और बी बिंदु इनडिफरेंस कर्व को इंडिकेट कर रही हैं, आईसी वक्र को बता रही हैं। आईसी वक्र ए और बी बिंदुओं को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। अब इस पर बहुत सारे बिंदुएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे वस्तुओं के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है यहां पर भी हो एक वस्तु, हो सकता है यहां पर भी एक वस्तु हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कर्व बन सकता है। लेकिन अब यहां पर बात आती है किसकी, मान्यताओं की, इसकी विशेषताओं की। तो यह अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने वाला वस्तुओं के कॉम्बिनेशन का कर्व होता है। ठीक, यह ऊपर की ओर जितना बढ़ता जाता है संतुष्टि की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, ये ऊपर की ओर जितना बढ़ता जाता है प्यारे साथियों, ये ऊपर की ओर जितना बढ़ता जाएगा संतुष्टि की मात्रा उतनी ही अधिक होती जाएगी। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊपर की वृद्धि अधिकतम संतुष्टि को दिखाती है। ठीक है, वस्तुओं का ऐसा कॉम्बिनेशन जो अधिकतम संतुष्टि की बात करें। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये कर्व कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ठीक है, ये दूसरी विशेषता याद कर लो। ठीक है, प्रतिच्छेदित नहीं करते एक दूसरे को। लेकिन इसके साथ ही एक विशेषता क्यों है, क्यों प्रतिच्छेदित है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ये समांतर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे साथियों, समांतर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। डन। अब इसके बाद ये मूल बिंदु से किस तरीके से दिखाई देता है, तो अभी आपने पीपीसी कर्व में एक बात पढ़ी थी, वहां आपने कॉनकेव पढ़ा था, यहां आपको कॉन्वेक्स पढ़ने को मिलेगा। इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में उत्तल कहते हैं, लेकिन यहां हमको लिखने पढ़ने की लैंग्वेज दूसरी दिखाई देती है, इसे हम उन्नतोदर कहते हैं। ठीक है, उठा हुआ तल। तो आपको कॉनकेव देखने, कॉन्वेक्स दिख जाए, अगर आपको उन्नतोदर नहीं समझ में आता है तो आप जरूर इंग्लिश वाली लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़ लेना, ये ध्यान रखना, और आपका पेपर डबल भाषा में, द्विभाषीय में होगा। ठीक, चलो भाई, तो उत्तल या उन्नतोदर, मूल बिंदु से यह उन्नतोदर दिखाई देता है, उठा हुआ तल।
ठीक है, उत्तल। तो ये कहानी आपके सामने हो जाती है। ये किस रूप में काम करता है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहां अवसर लागत था, यहां पे एमआरएस की बात होती है बेटा। क्या है ये? 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया था कि आर का मतलब क्या होता है। ठीक, क्या पूछा गया था प्यारे साथियों? आर का मतलब पूछा गया था प्यारे साथियों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। धनात्मक ढलान इसका संभव नहीं है। अब पूछा जाएगा इसका धनात्मक ढलान संभव नहीं है, मतलब क्या हुआ? धनात्मक ढलान इसलिए नहीं संभव क्योंकि दोनों वस्तुएं एक साथ नहीं बढ़ सकती हैं। जब एक को हम कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाएंगे। एमआरएस का कहने का मतलब हो गया कि जितनी मात्रा में वस्तु का त्याग किया जाए उतनी ही मात्रा में वस्तु का को ग्रहण भी किया जाए। ठीक है, त्यागी गई वस्तु और प्राप्त की गई वस्तु। ठीक, मान लीजिए कोई 10 संतरे का त्याग कर देता है और उतना उसको सेटिस्फैक्शन 2 केला दे देता है, तो बात समान है। तो एमआरएस मतलब अधिकतम संतुष्टि। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अधिकतम उत्पादन की बात करता है सीमित संसाधनों के उपयोग से, जबकि आईसी कर्व अधिकतम संतुष्टि की बात करता है इंडिफरेंस कर्व के द्वारा। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, हो गया। तो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डिमांड कर्व की, जो हमारा आज के सेशन का चौथा ग्राफ हो जाता है। अब देखिए डिमांड कर्व कैसे बनता है। तो डिमांड कर्व को वैसे तो सामान्य रूप में हम ऐसे भी आपको दिखा सकते थे कि एक आपको ये तुला, हिंदी में इसका जो नाम है उसे तुला कहते हैं, तराजू। तराजू के रूप में अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं, बना पाएंगे तो बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने प्राइस लिख दी, मैंने डिमांड लिख दी। लेकिन हम यहाँ पे एक बार और ये देखेंगे डिमांड और प्राइस, मतलब जब जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है, जब जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये तराजू, ये तुला यही बात इंडिकेट करता है। मतलब मांग के नियम की उपयुक्त अगर कोई व्याख्या कर रहा है तो ये तुला कर रहा है। सीधा मतलब है बेटा, सीधा तात्पर्य है बेटा कि यदि प्राइस जब जब बढ़ती है तो डिमांड या मांग कम होती है, जब जब प्राइस कम होती है तो इसके परिणाम स्वरूप डिमांड हमारी ज्यादा होती है। मांग का नियम यही कहता है कि P और D के मध्य, मतलब कीमत और मांग के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध है या नकारात्मक संबंध है। ठीक, आप ऐसे भी इस बात को कर सकते हो मैथमेटिक के रूप में। अब हम बात करेंगे कि यहां पर ये डिमांड कर्व कैसे बनता है। ठीक है, यहां पर हम y की बात करते हैं, यहां हम x को लिख लेते हैं। यहां हम क्या दर्शाएंगे बेटा, क्या आप बता पाओगे? यहां हम सर P प्राप्त करते हैं, कीमत को इंडिकेट करते हैं। यहां x पर हम वस्तु की मात्रा को दिखाते हैं। आइए बात करें, जब जब मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपए है तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा? भाई ज्यादा खरीदेगा, सिंपल सी बात है, वो ज्यादा खरीदने का प्रयास करेगा। ठीक है, मान लीजिए 1 रुपए में ही हमको आलू मिल रहा है, हम यहां पे पोटैटो की बात कर रहे हैं, आलू की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, केले और सेब का हमने एग्जाम्पल ले लिया है, अब हम आलू की बात करें 1 रुपए में, तो वो हो सकता है 10 केजी आलू खरीद ले, 10 किलो आलू खरीद ले। लेकिन जैसे ही आलू का दाम, आलू का मूल्य 2 रुपए चढ़ा तो हो सकता है उसके पास 10 रुपए ही रहे हों, तो अब 2 रुपए में वो कितना खरीद पाएगा भैया? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सर 2 रुपए में तो अगर वो जाएगा 2 2 पंचे 10, 5 ही केजी खरीद पाएगा। अगर इसके बाद हम बात करें, अगर ये आलू का दाम 3 रुपए चढ़ गया तो ये तो और कम खरीदेगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है उसके आय पर। ठीक है जी, ये लो बन गया। तो अब वो 3 तरीका 9, 3.5 किलो के लगभग लगभग खरीदेगा। लेकिन अगर इसका मूल्य और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, मान लो ये 5 रुपए हो गया, तब तो ये 2 ही किलो खरीद पाएगा। क्यों भाई? तब तो इसका जो दाम होगा, मात्रा होगी,
2 kg हो जाएगी। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे मांग में कमी आती जाती है। क्यों भाई? ये बात शायद डाइजेस्ट हो गई हो। अब इसको मिलाने वाली जो रेखा है, जिस रेखा की हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बनाना चाहेंगे। ठीक, इसे मिलाती हुई एक रेखा हम बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक, बाकी आपके ऊपर, आप चाहो तो इसे सिंपल वे में आप ऐसे ही बनाना। हमने बच्चों को, ये तो आपको समझाने के लिए हमने बना दिया, आपसे भी यही गलती हो सकती कि मैच ना करें। आप इसको सबसे पहले ये बना लेना, ठीक है, और इसके बाद आप कोशिश करना कि आपसे ये वाला भी बन जाए। ठीक, मात्रा को लिखने का मामला होता है, बाद में लिख लेना। ठीक, यहाँ पे आपने 10 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ आपने 2 लिख दिया होगा, यहाँ आपने 1 लिखा था, 5 में आपने 2 लिख दिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया भैया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक ठीक, तो 1 से गुणा किया 10 रुपए, 2 से गुणा किया 10 रुपए, 5 से गुणा किया 2 को 10 रुपए, उसके पास जो आय थी वो 10 रुपए ही थी। ठीक है, और इसी में दोनों वस्तुओं को और उसका पी और डी इसी हिसाब से मैनेज हो रहा था। मान लो ये कॉलम है, तो ये मांग वक्र दिखाई देता है जो इन बिंदुओं को मिलाता हुआ दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पे प्राइस होती है और यहाँ पे क्वांटिटी हो जाती है। अब ऐसे जो मांग वक्र निकलेगा जो इन बिंदुओं को जोड़ता हुआ दिखाई देगा, इन बिंदुओं को कहीं ना कहीं जोड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। और मांग वक्र क्या करता है, वस्तु के मूल्य और वस्तु की मांग को इंडिकेट करता है, इसीलिए बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध दिखाई देता है। ठीक है जी, तो ये हो गया मांग का ग्राफ। इसे आप ऐसे ही बना सकते हो। फटाफट सब लोग लिखो, बताओ कि सर हाँ हमारा बन गया। अगर हम बात करें कि मांग वक्र को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। आय को, आय से प्रभावित करती है, रुचि से प्रभावित करती है, पसंद इसे प्रभावित करती है, मौसम प्रभावित कर सकता है, उत्पादन भी प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। आज के इस सेशन में जो 5 बड़े ग्राफ हम बताने वाले थे, उसमें हम 5वें ग्राफ की चर्चा करेंगे, और वो ग्राफ है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को हम ठीक मांग के नियम के आधार पर ही देखते हैं। क्या देखते हैं कि अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई, और अगर हम सप्लाई से पहले कुछ बातें कर लें, यहां प्राइस होगा। प्राइस और सप्लाई में कैसा संबंध है बेटा, तो ये सकारात्मक संबंध है, सकारात्मक संबंध दिखाई देता है। पॉजिटिव सकारात्मक संबंध, मतलब ये हुआ कि जब जब कीमत बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है, तो उत्पादक वर्ग आपूर्ति या पूर्ति भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये धनात्मक संबंध की व्याख्या करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखा जाए यहां पे एक निश्चित समय में, चाहे वो मांग की बात हो चाहे वो आपूर्ति की बात हो, वहां एक शब्दावली आप ध्यान रखिएगा, एक निश्चित समय में उत्पादक वर्ग बढ़ती हुई कीमतों के द्वारा या बढ़ती हुई कीमतों के समय अधिक लाभ प्राप्ति की स्थिति में या लाभ प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं को वो बेचना चाहता है वह क्या होती है, आपूर्ति कहलाती है, और जिस कर्व द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है उसे आपूर्ति वक्र कहते हैं या पूर्ति कर्व कहते हैं। आइए देखते हैं ये पूर्ति कर्व कैसे हमको निरूपित करना है। एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस होगा। वाई पर हम फिर वही कहते हैं, पी बिंदु को रखते हैं, प्राइस को रखते हैं, यहां पर क्वांटिटी रखते हैं, मात्रा रखते हैं, ये आपका मूल बिंदु होगा। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत पहली स्टार्टिंग में हमारे पास 10 रुपए रही हो, 10 रुपए रही हो, फिर इसके बाद में इसी वस्तु की कीमत 20 रुपए हो गई हो, लेकिन इसी वस्तु की कीमत हो सकता है
कि आज 40 रुपए हो गई हो, ठीक है जी। अगर 40 रुपए से ज्यादा हम आगे बढ़े तो ये 60 रुपए भी हम मान सकते हैं, 60 रुपए हो गई हो। अगर ये 20, 10, 20, 40, 60 बढ़ी तो ऐसे कंडीशन में अब हमारे पास सप्लाई कर्व कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। जब 10 रुपए थी तो हो सकता है यहां पे मात्रा कम रही हो, उत्पादक वर्ग इसकी कम यूनिट का उत्पादन करो, मान लो 2 यूनिट का उत्पादन या 2 किलो 2 कुंतल मान लो प्याज का उत्पादन कर रहा है जब 10 रुपए में थी। लेकिन जैसे जैसे प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई, जैसे जैसे प्याज की कीमतों में हमको वृद्धि दिखाई देती है, वैसे वैसे उत्पादन का स्तर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। उत्पादन मान लीजिए उत्पादक वर्ग ने इतनी कर दी। अब यहां पर हमारे पास जब 10 रुपए थी तो 2 ही यूनिट हो रही थी, अगर ये बढ़ा तो यहां पे यूनिट की संख्या 5 कर दी जाएगी। कितनी बढ़ गई भैया, ये 5 यूनिट इकाई उत्पादन शुरू हो जाता है, इसे हम 5 लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही 40 में उत्पादक वर्ग देखता है तो इसकी यूनिट और बढ़ा करके कर दी जाती है, ये 8 हो गई। अगर ये 60 रुपए में देखता है तो हो सकता है इसकी यूनिट 10 हो जाए, 10 क्विंटल प्याज का उत्पादन करें। और ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको अपने कर्व की सहायता से देखना चाहें तो आज उत्पादन की स्थिति कितनी दिखाई देगी यह भी ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। इसे हम ऐसे बनाएंगे पहले ताकि हमको बाद में क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। चलो भाई इसे हम ऐसे बना लेंगे, ठीक, ताकि डिस्टर्बिंग ना हो। ये होता है सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व को बनाते समय हम वही बात फिर से स्टाइल अपनाएंगे कि ये यहाँ पे एक दूसरे को काटता हुआ दिखाई दे, कट कर दे, ठीक है। फिर दूसरी बार हम इसे ऐसे बनाएंगे, ठीक। अच्छा, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते सर हम इसमें ज्योमेट्री बॉक्स में मतलब ग्राफ बनाते समय पेन का यूज करें पेंसिल का। भाई अगर आपसे गलती ज़्यादा हो रही है तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका हाथ सेट है, ग्राफ बना बना करके आपने बहुत सारे ग्राफ की प्रैक्टिस की है तो आपसे गलती नहीं होगी, तो आप पेन से भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं वही बात कह रहा था आपसे कि यहाँ पर 10 यूनिट का उत्पादन इसने कर दिया था, 10 क्विंटल का। यहाँ इन्होंने 8 क्विंटल का उत्पादन किया था, यहाँ इन्होंने 4 क्विंटल का उत्पादन किया था, यहाँ 2 ही क्विंटल का उत्पादन किया। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है उत्पादन की मात्रा, आपूर्ति की मात्रा बढ़ती जाती है, और यहाँ पर हमको ये कर्व यही बात बता रहा है। यहाँ पर उत्पादन की मात्रा कम थी, यहाँ उत्पादन मतलब सप्लाई की मात्रा और बढ़ी, ये बढ़ती हुई मात्रा है, और यहाँ पर तो उत्पादन और उसके सप्लाई की मात्रा और ज़्यादा हो गई। ये बिंदु लास्ट वाला हमको अत्यधिक उत्पादन की बात करता हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए इसे ए बिंदु, इसे बी बिंदु, इसे सी बिंदु, इसे डी बिंदु के रूप में पढ़ते। इसकी जब व्याख्या कीजिएगा तो आप कहिएगा जहां पर वाई एक्सिस पर 10 रुपए में अगर कोई वस्तु स्टार्टिंग प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देती है तो एक्स एक्सिस पर उसे 2 कुंतल उत्पादन करता हुआ उत्पादक वर्ग या फर्म दिखाई देता है। जबकि जैसे ही मूल्य में वृद्धि होती है वह 20 रुपए प्रति कुंतल हो जाता है, क्विंटल हो जाता है, तो उत्पादक वर्ग इसका 4 कुंटल उत्पादन कर देता है, जो बी बिंदु पर आप देख सकते हैं या हम देखते हैं। जब भी मूल्य में और परिवर्तन होता है, 40 रुपए प्रति कुंतल हो जाता है, तो उत्पादक वर्ग इसका उत्पादन 8 कुंटल करता है, जिसे ग्राफ में हमने सी बिंदु से दर्शाया है। आप ऐसी व्याख्या करोगे। जबकि अगर इसकी अधिकतम कीमत प्याज की किसी वस्तु को आप मान रहे हैं 60 रुपए प्रति कुंतल हो जाती है, फर्म या उत्पादक वर्ग इसे अधिकतम करने का प्रयास करता है। ग्राफ में इस डी बिंदु द्वारा दर्शाया गया कि वो 10 कुंतल का उत्पादन या सप्लाई कर रहा है, और यह ए बी सी डी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा हमारा आपूर्ति वक्र कहलाती है। यह आपूर्ति वक्र कैसा होता है, तो यह मैंने पहले ही बता दिया, डिमांड प्राइस और सप्लाई के मध्य सकारात्मक संबंध दिखाया देता है। यह बाएं से दाएं
ऊपर की ओर, ऊपर जाता हुआ, ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऊपर की ओर इंडिकेट करता है जो आपूर्ति में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम पूर्ति वक्र बना लेते हैं। ध्यान रखना, मांग और आपूर्ति वक्र बनाते समय सबसे पहले ये वाली लाइन खींच लेना, फिर इनको सारे पॉइंट मिला देना, तो जल्दी बन जाएगा और अच्छे शेप साइज में बन जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं, ताकि हम फटाफट इस कम दिनों में आपके 2 फरवरी के एग्जाम की टेंशन कम कर सकें, आपके उम्मीदों, आपके सपनों में एक नई उड़ान भर सकें। हम अपना भी थोड़ा सा प्रयास चाहते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आपको देना चाहते हैं और हमारे अनुभवों का लाभ उठाएं। इसीलिए इसे अभी शेयर करें, लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे करके जाएं, क्लास कैसी लगी, आगे कौन सी क्लास आपको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर।